दोस्तों, 24 मार्च 2015 मार्से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक नॉर्मल डे था। करीब 9:30 पर बार्सिलोना से डसेल्डॉर्फ जाती हुई जर्मन विंग की फ्लाइट 9525 से मार्से एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कैप्टन को क्लियरेंस दिया जाता है IRMAR वे पॉइंट तक फ्लाई करने के लिए। फ्लाइट 9525 के पायलट कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन को एक्नॉलेज करते हैं। दोस्तों, एक पैसेंजर प्लेन का क्रूजिंग एल्टीट्यूड मतलब जिस हाइट पर वो फ्लाई करता है वो 31,000 फीट से 48,000 फीट के बीच होता है। फ्लाइट 9525 का सिलेक्टेड एल्टीट्यूड था 38,000 फीट, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ATC में बैठे कंट्रोलर ने नोटिस किया कि इस फ्लाइट का एल्टीट्यूड चेंज करके 100 फीट कर दिया गया है। ऑटो पायलट मोड डिसेंड पर था और ऑटो थ्रस्ट आइडल। प्लेन स्लो होता जा रहा था और नीचे की ओर जा रहा था। मार्से कंट्रोल सेंटर फ्लाइट 9525 के क्रू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रू से कोई जवाब नहीं आता है। कंट्रोलर बार बार कोशिश करता है फ्लाइट के क्रू से कांटेक्ट करने की, लेकिन कुछ तो अजीब था, कुछ तो सही नहीं था। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 से कांटेक्ट करने की कोशिश फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम भी करता है, लेकिन वो भी कांटेक्ट करने में असफल रहता है। ऑरेंज कैरिटाइड बेस से एक मिलिट्री मिराज जेट टेक ऑफ करता है प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए। इस वक्त एयरक्राफ्ट 10,000 फीट से भी नीचे आ चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लास्ट रेडियो कांटेक्ट के 11 मिनट बाद फ्लाइट 9525 ATC के रेडार से गायब हो जाती है। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एक पहाड़ में जाकर क्रैश हो जाती है और 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू की मौत हो जाती है। ये एक ऐसी दुर्घटना थी कि उस वक्त कोई नहीं समझ पाया कि ये क्या हो गया। क्या प्लेन हाईजैक हो गया था? क्या प्लेन में किसी इंटरनल फॉल्ट की वजह से ये क्रैश हुआ, या ये क्रैश बस होना था? दोस्तों, ये डिजास्टर एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज करने का नतीजा था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना इतिहास के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट डिजास्टर्स में से एक है। आइए देखते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के पहले जर्मन विंग की फ्लाइट 9525 ने बार्सिलोना के एल प्रैट एयरपोर्ट पर प्री फ्लाइट चेक पास किया। फ्लाइट का स्केड्यूल डिपार्चर टाइम था 8:35, लेकिन फ्लाइट डिलेड थी। पैसेंजर्स के बोर्ड होने के बाद पायलट फ्लाइट को रनवे पे लेके जाते हैं। फ्लाइट के पायलट थे पैट्रिक सोंडेनहाइमर, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट जिनके पास 10 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और 6000 घंटे के फ्लाइंग आवर्स। पैट्रिक के को पायलट थे 27 साल के एंड्रियास मॉरिट्ज, जिन्होंने 18 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी और जिनके फ्लाइंग आवर्स मात्र 630 थे। इसी सेम क्रू ने इस फ्लाइट के पहले एक आउटबाउंड फ्लाइट करी थी जो 6:01 पर डसेल्डॉर्फ से टेक ऑफ करती है और 7:57 पर बार्सिलोना लैंड करती है। डिले के लिए पैसेंजर से माफ़ी जाहिर करने के बाद कैप्टन सोंडेनहाइमर पैसेंजर से प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें डसेल्डॉर्फ स्केड्यूल टाइम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक 9 बजे फ्लाइट बार्सिलोना से टेक ऑफ करती है। नॉर्थ की तरफ फ्लाई करते हुए कैप्टन सोंडेनहाइमर प्लेन को ऑटो पायलट के क्लाइम एंड नेविगेट मोड पर डाल देते हैं। 9:27 पर प्लेन 38,000 फीट एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। लैंड होने के 1.5 घंटे पहले सोंडेनहाइमर अपने को पायलट फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग गियर्स को तैयार करने और डसेल्डॉर्फ की वेदर इंफॉर्मेशन को चेक करने को कहते हैं, जिसमें लूबिट्स का रिस्पॉन्स आता है, Hopefully, you will see। करीब 1 मिनट बाद ही क्रू मार्से कंट्रोल सेंटर से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और फ्लाइट रूट की इंफॉर्मेशन लेता है। प्लेन अपने डिटरमाइंड रूट पर फ्लाई कर रहा था। सोंडेनहाइमर ने प्लेन के कंट्रोल्स और रेडियो कम्युनिकेशन अपने फर्स्ट ऑफिसर लूबिट्स को हैंड ओवर कर दिए और कॉकपिट के बाहर लेबोरेटरी चले गए। सोंडेनहाइमर के बाहर जाते ही लूबिट्स ने प्लेन का सिलेक्टेड एल्टीट्यूड 38,000 फीट से 100 फीट कर दिया, जो कि लोएस्ट पॉसिबल था। प्लेन नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी पैसेंजर या क्रू को इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन मार्से में कंट्रोलर ने यह अनयूजुअल एक्टिविटी को नोटिस कर लिया। उसने लूबिट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, लेकिन लूबिट्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कैप्टन सोंडेनहाइमर जब रेस्टरूम से कॉकपिट में वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉकपिट का दरवाज़ा तो लॉक्ड है। कैप्टन ने कॉकपिट में घुसने के लिए दरवाजे के बाजू में मौजूद कीपैड से रिक्वेस्ट एक्सेस किया, लेकिन लूबिट्स ने एक्सेस नहीं दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि एक पायलट कॉकपिट के बाहर है
और दूसरा कॉकपिट के अंदर अनकॉन्शियस है, तो डोर ओपन होगा कैसे? दोस्तों, इसके लिए एक इमरजेंसी एक्सेस प्रोसीजर होता है। एक सीक्रेट इमरजेंसी कोड होता है जिसे कीपैड में एंटर किया जाता है। अगर वो कोड सही होता है तो कीपैड में एक 15 सेकंड का टाइमर चालू हो जाता है और कॉकपिट के अंदर एक अलार्म बीप करने लगता है, जिससे कॉकपिट में बैठे पायलट को ये इंडिकेशन मिल जाता है कि बाहर इमरजेंसी कोड के थ्रू कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सपोज जो पायलट अंदर है वो अनकॉन्शियस है, तो 15 सेकंड के टाइमर के बाद 5 सेकंड के लिए डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर बैठा पायलट ये डिसाइड करता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो अंदर बैठे इमरजेंसी प्रोसीजर को कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, ये फीचर फ्लाइट्स में इसलिए इंस्टॉल किया गया था कि हाईजैकर्स प्लेन के कॉकपिट में ना घुस पाएं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करती है। अब वापस आते हैं फ्लाइट 9525 की कहानी पर। कैप्टन डोर पैनल पर इमरजेंसी कोड डालकर कॉकपिट में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुबिट्स ने अंदर से वो भी डिसेबल कर रखा था। लुबिट्स ने कॉकपिट डोर को लॉक कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके। कैप्टन सोंडेनहाइमर लुबिट्स से इंटरकॉम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर मार्से कंट्रोल सेंटर भी क्रू से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लुबिट्स शांत बैठा था, लेकिन कंट्रोलर को उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लुबिट्स अपने पूरे होश में था और अब प्लेन का पूरा कंट्रोल लुबिट्स के हाथों में था। कॉकपिट के बाहर खड़े पायलट सोंडेनहाइमर ये रियलाइज़ करते हैं कि प्लेन डिसेंड कर रहा है और लगातार नीचे की ओर जा रहा है। ये देखते ही वो दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर लुबिट्स को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। अंदर से किसी तरह का रिस्पॉन्स ना आने पर कैप्टन उस दरवाजे को एक से भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं टूट पाता है। 9/11 अटैक के बाद सभी प्लेन्स के कॉकपिट डोर्स में शॉक प्रूफ डोर्स लगाए गए थे ताकि कोई भी हाईजैकर प्लेन के कॉकपिट में घुस ना पाए। जब तक कोई इंसान अंदर से कॉकपिट का डोर ना खोल दे, कॉकपिट के अंदर जाना नामुमकिन था। दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ से पैसेंजर्स को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगी। इस वक्त प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, जहां फ्रेंच एल्प्स के पहाड़ प्लेन से बहुत नज़दीक थे। कैप्टन चिल्लाता रहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से बस एक वार्निंग मैसेज की बीप सुनाई दे रही थी। Terrain. Pull up. जैसे जैसे प्लेन पहाड़ों के नज़दीक आता गया, वैसे वैसे वार्निंग मैसेज की बीप तेज़ होती गई। फ्लाइट रिकॉर्डर जो फ्लाइट की सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, 9:41 पर काम करना बंद कर देता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। 10:15 पर मार्से कंट्रोल सेंटर फ्रेंच ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी को इस दुर्घटना के बारे में इन्फॉर्म करता है। जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ था, उस वक्त इस प्लेन की रफ्तार 700 किलोमीटर पर आवर थी। और दोस्तों, क्रैश इतना भयानक था कि इस प्लेन के टुकड़े 2 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गए। 25 मार्च 7 इन्वेस्टिगेटर्स और सर्च और रेस्क्यू टीम्स को क्रैश साइट पर भेजा जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ कोई बचा ही नहीं था जिसे रेस्क्यू किया जा सके। 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू, कोई भी इस क्रैश को सरवाइव नहीं कर पाया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना शुरू किया। ब्लैक बॉक्स एक तरह का डेटा रिकॉर्डर होता है जो प्लेन में हुई सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। 25 मार्च की सर्च में ही ब्लैक बॉक्स मिल जाता है और एक हफ्ते बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है, जिसकी मदद से पता लगाया जा सकता था कि आखिर प्लेन क्रैश होने की असली वजह क्या है। इन्वेस्टिगेशन के चलते जर्मन विंग्स एयरलाइंस की ओनर कंपनी ने विक्टिम्स के रिलेटिव्स के लिए क्रैश साइट तक का ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज किया। मार्से में जर्मन विंग्स ने एक फैमिली सपोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश किया ताकि फैमिलीज़ अपने लोगों को ढूंढ सकें, उन्हें पहचान सकें और उनकी बॉडीज़ को घर ले जा सकें। फ्लाइट 9525 में 18 कंट्रीज़ के पैसेंजर्स थे, जिनमें से ज़्यादातर जर्मनी और स्पेन से थे। 6 मई 2015 BEA ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये क्रैश को पायलट लुबिट्स ने जानबूझकर किया है और अपने पूरे होश में किया है। दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इसके पहले की आउटबाउंड फ्लाइट डसल्डॉर्फ टू बार्सिलोना में भी लुबिट्स ने ये सेम चीज़ करने की कोशिश की। उस फ्लाइट में जब कैप्टन कॉकपिट के बाहर गए तो लुबिट्स ने फ्लाइट का एल्टीट्यूड 100 फीट कर दिया था। उस वक्त बॉर्डो ATC ने लुबिट्स को वार्न भी किया था। ये रिपोर्ट्स के क्लेम काफ़ी शॉकिंग थे। आखिर एक पायलट जिसका काम ही पैसेंजर्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेफली पहुंचाना होता है, वो मास मर्डर कमिट क्यों करेगा? क्या वो एक आतंकवादी था या वो कोई एक पागल इंसान था? लुबिट्स का जन्म 1987 में बवेरिया में हुआ था, लेकिन वो बड़ा हुआ था मॉन्टेबोर, वेस्टर्न जर्मनी में। लुबिट्स बचपन से ही शांत और नॉर्मल था
और बचपन से ही उसका पायलट बनने का सपना था। 14 साल की उम्र में ही लुबिट्स वेस्टरवर्ल्ड फ्लाइट क्लब ज्वाइन करता है और वहाँ लुबिट्स ग्लाइडर्स उड़ाता था। लुबिट्स एक डिटरमाइंड और डिलिजेंट पायलट था। एक वक्त तक तो वो एक ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था कि वो एक प्लेन को क्रैश करा दे और इतने सारे लोगों की जान ले ले। एयरप्लेन्स और फ्लाइंग लुबिट्स का पैशन था। उसके लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक सपना था जो सच हो गया था। 20 साल की उम्र में लुबिट्स ने ब्रेमेन में सिचुएटेड लुफ्थांसा फ्लाइट अकेडमी ज्वाइन किया। कुछ वक्त बाद लुबिट्स ने अपनी ट्रेनिंग से ब्रेक ले लिया और एरिजोना यूएस में सिचुएटेड लुफ्थांसा ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन कर लिया। यहाँ लुबिट्स ने 100 आवर्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी करी। 2011 में लुबिट्स वापस जर्मनी आता है अपनी जेट उड़ाने की ट्रेनिंग पूरी करने। लुफ्थांसा में लुबिट्स की पहली जॉब एक फ्लाइट अटेंडेंट की थी। 2013 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लुबिट्स जर्मन विंग्स ज्वाइन कर लेता है और कुछ ही टाइम बाद फर्स्ट ऑफिसर बन जाता है। उसी साल लुबिट्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डसेल्डॉर्फ के एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। 2015 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों ये क्रैश भी तो 2015 में ही हुआ। दोस्तों क्रैश के बाद जर्मन पुलिस लुबिट्स के अपार्टमेंट और मॉन्टेबर वाले लुबिट्स के फैमिली होम को जब सर्च करती है तो जो उन्हें मिलता है वो बात जानकर आप दंग रह जाएंगे। लुबिट्स के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री और कंप्यूटर से पता चलता है कि लुबिट्स ने सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात छुपाई। इन्वेस्टिगेटर्स को कई सारे फटे पुराने सिक नोट्स भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लुबिट्स को एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसके बारे में अगर लोगों को पता चलता तो लुबिट्स का प्लेन फ्लाई करना मुश्किल हो जाता। लुबिट्स को साइकोसोमैटिक और एंजाइटी डिसऑर्डर था। दोस्तों साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को भले ही स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो, उसके फिजिकल सिम्टम्स उस इंसान की बॉडी पर दिखने लगते हैं। लुबिट्स को लगने लगा था कि उसकी आईसाइट खराब हो रही है और वो अपनी देखने की शक्ति को खोता जा रहा है, जिसकी वजह से उसको आगे चलकर फ्लाई करने में परेशानी हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लुबिट्स ने एक नहीं बल्कि कई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को अपनी इस कंडीशन के बारे में बताया, पर सबका यही जवाब था कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका विजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई डॉक्टर्स ने नोटिस कर लिया था कि लुबिट्स को ऑब्सेसिव फियर एंड हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर है। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लगता है, इतना कि वो एक एक्सेसिव स्टेज पर पहुंच जाता है जो कि इरैशनल होता है। समय के साथ लुबिट्स की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि लुबिट्स की वेब हिस्ट्री में ऐसी ढेरों सर्चेस थी जिसमें वो अपनी जान लेने के तरीके ढूंढ रहा था। लुबिट्स अपने विजन और स्लीप डिसऑर्डर की वजह से कई प्राइवेट फिजिशियन से कंसल्ट करता है। उसमें से एक फिजिशियन लुबिट्स को सलाह देता है कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करे। लुबिट्स एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेने लगा। 19 दिन के लिए लुबिट्स को सिक नोट इशू किया गया। ये बात है 12 मार्च 2015 की, प्लेन क्रैश होने के 12 दिन पहले। लुबिट्स ने ये सिक नोट और अपनी पुरानी हेल्थ रिपोर्ट्स कभी भी अपने एम्प्लॉयर्स तक नहीं पहुंचाई। उसे डर था कि इससे उसकी जॉब चली जाएगी। इतने डॉक्टर्स में से किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन जर्मन विंग्स तक नहीं पहुंचाई कि आपके एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। लुबिट्स के एम्प्लॉयर्स, उसके दोस्त और उसके क्रू ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसको ऐसी कोई परेशानी हो सकती है। लुफ्थांसा के सीईओ कार्स्टन स्फोर और कंपनी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही कभी किसी ने इस बारे में कंपनी को इन्फॉर्म किया। जब लुबिट्स को कंपनी ने हायर किया था उस वक्त कंपनी ने लुबिट्स का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया था जो लुबिट्स ने पास किया था। उस वक्त लुबिट्स ने डिस्ट्रेस के कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं शो करे थे। लुबिट्स 100% फिट था फ्लाई करने के लिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। कार्स्टन स्फोर ने स्टेटमेंट दिया, He was 100% set to fly without restrictions. His flight performance was perfect. There was nothing to worry about. दोस्तों अगर किसी की मेंटल कंडीशन इस स्टेज पर हो कि वो दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है तो लॉ भी अलाउ करता है कि आप उसकी कंडीशन के बारे में रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। लेकिन पेशेंट के कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को मेंटेन करते हुए किसी भी डॉक्टर ने इस कंडीशन की सीवियरिटी को नहीं समझा और ये इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ तक पास नहीं करी। दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी थी कि सभी पायलट्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट बस ट्रेनिंग की शुरुआत में लिया जाता था। ये टेस्ट पायलट्स के एनुअल मेडिकल इंस्पेक्शन का पार्ट नहीं था। जहाँ तक लुफ्थांसा ट्रेनिंग अकेडमी की बात है, लुबिट्स की मेंटल कंडीशन के बारे में जानना उनके लिए नामुमकिन था या वो इस बात का पता लगा सकते थे। 2007 में लुबिट्स लुफ्थांसा पायलट अकेडमी ज्वाइन करता है और कुछ ही महीनों बाद ट्रेनिंग छोड़कर घर चला जाता है। क्यों? क्योंकि लुबिट्स डिप्रेस था और उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। ट्रेनिंग के बीच हेवी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के बाद
लुबिट्स के साइकेट्रिस्ट ने जर्मन एविएशन को इन्फॉर्म किया कि वो अब ठीक हो चुका है और जुलाई 2009 से अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर सकता है। मिस्टर लुबिट्स कंप्लीटली रिकवर्ड। देयर इज नॉट एनी रेसिडुअम रिमेन्ड। द ट्रीटमेंट हैज बीन फिनिश्ड। लेकिन यहाँ एक बात छुपाई गई। लुबिट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, लेकिन लुबिट्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन पर था अक्टूबर तक। लुबिट्स को वापस ट्रेनिंग में ले लिया गया, लेकिन एक स्पेसिफिक रेगुलर एग्जामिनेशन कंडीशन के साथ। अगर लुबिट्स के एक्शन से ऑफिशियल्स को लगता कि उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसे ट्रेनिंग छोड़ना भी पड़ सकता था। जब लुबिट्स एरिजोना में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करता है तो वो अपनी मेंटल कंडीशन की हिस्ट्री के बारे में बातें छुपाता है। ये झूठ यूएस फेडरल एविएशन मिनिस्टर ने पकड़ा और लुबिट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपनी मेंटल कंडीशन को एडमिट करे। उसके बाद लुबिट्स को वापस लिया गया और उसको उसका पायलट लाइसेंस दिया गया। ये सारी बातें लुबिट्स के पर्सनल रिकॉर्ड्स में मेंशन की गई है। लुफ्थांसा ऑफिशियल्स के पास जरिया था कि वो ये बात पता लगा सकते थे कि लुबिट्स मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ऐसी ट्रेजेडी से बचा जा सकता था अगर कंपनी के ऑफिशियल्स उसकी मेंटल कंडीशन पर ध्यान देते। रेट्रीब्यूशन के तौर पर लुफ्थांसा ने विक्टिम्स की फैमिलीज को $90,000 दिए और $10,000 हर उस क्लोज रिलेटिव को दिए एज अ कॉम्पनसेशन फॉर देयर पेन एंड सफरिंग। अनफॉर्चुनेटली ना ही लुफ्थांसा ना ही एरिजोना फ्लाइट स्कूल को इस डिजास्टर के लिए लीगली अकाउंटेबल ठहराया गया। इस ट्रेजेडी के रिस्पॉन्स पर बीईए ने यूरोपियन यूनियन एयरलाइंस के सभी पायलट्स के लिए इन डेप्थ साइकोलॉजिकल रूटीन टेस्ट रिकमेंड किए और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये रिकमेंड किया कि एयरलाइंस कॉकपिट में हमेशा 2 क्रू मेंबर्स रखेगी। लेकिन इस ट्रेजेडी के 1 साल बाद ही इस रूल को विड्रॉ कर लिया गया। दोस्तों, लुबिट्स के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई भी नहीं जान सकता। सुसाइड और मास मर्डर की ये ट्रेजेडी एक इंसान की मेंटल कंडीशन से जुड़ी है। हो सकता है लुबिट्स ये बात नहीं छुपाता और किसी से बात करता तो ये क्रैश नहीं होता। हो सकता है कि अथॉरिटीज रेगुलरली पायलट्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती तो ये क्रैश होने से बच सकता था। हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट लुबिट्स की कंडीशन के बारे में कंपनी को इन्फॉर्म कर देते तो ये क्रैश नहीं होता। आखिर इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और कंटेंट मैं बनाता रहूँगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।